नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ अहम मुद्दे हैं कि आखिर ये हो क्यों आ रहा है? क्या इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? अमेरिका का क्या मंशा है? इज़राइल क्या चाहता है? ईरान और उसके जो एलाइज़ हैं जिनको ये आतंकवादी संगठन कहते हैं, ईरान कहता है कि ये उनके जो हैं रेसिस्टेंस फ़ोर्स हैं। तो ये क्या इनके गेम प्लान हैं क्या इन तीनों के? इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रा-सी खबरें बता दें कि लगातार लेबनान के ऊपर बॉम्बिंग्स हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे गाज़ा में हुआ था, कम से कम साउथ लेबनान में वैसे ही होने लगा। बल्कि अब तो वहाँ भी हो रहा है, रिहायशी इलाकों पे ज़्यादातर बम गिर रहे हैं, बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह के ऑपरेटिव को मारना है। एक आदमी को मारने के लिए दर्जनों लोग मर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है और लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। ये भी रिपोर्ट आई है कि जो हिजबुल्लाह के नए चीफ होने वाले थे, उनको भी इन लोगों ने धराशायी कर दिया, ये कहा जाए। लेकिन इसकी अभी तक हिजबुल्लाह ने पुष्टि नहीं की। फिर उसके बाद ये है कि ये जो है प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि वो इजराइल को एडवाइस दी है। कल ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि इजराइल जो है वो ऑयल इंस्टॉलेशंस पे ईरान के अटैक करे। उससे पहले उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे भी अटैक के खिलाफ थे। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक होगा तो रेडिएशन फैलने का डर उस पूरे क्षेत्र में है जहाँ अमेरिकन ट्रूप्स भी हैं और अरब एलाई अमेरिका के रहते हैं। यूएई हुए, कतर हुए, बहरीन हुआ, ये सब बिल्कुल मिले हुए हैं। सब इराक है, तो ये बहुत जगहें यहाँ पे भी उसका असर आ सकता है। इसलिए कहा। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिकन ट्रूप्स हैं और दूसरी बात ये कि इन सभी देशों में अमेरिकन ट्रूप्स हैं। उसके अलावा ये भी है कि ऑयल इंस्टॉलेशन पे अगर अटैक होगा तो तेल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। शुरू अभी से बढ़ने लगी है, जब से ईरान ने अटैक किया और उस समय और होगा। और फिर तीसरी बात ये है कि जो शेयर मार्केट है अमेरिका का, वो डाउ जोन्स हो या दूसरे जितने भी हैं वो सब गिरने लगेंगे। इंडिया का भी हमने देखा कि कल शेयर मार्केट में तकरीबन 100-150 पॉइंट या 1000 पॉइंट के करीब नीचे आ गया। ये ठीक से याद नहीं इस समय। तो इस तरीके से इकोनॉमिक लॉसेस बढ़ने लगेंगे फौरन। तो इन दो जगह पे नहीं चाहते। हाँ, पब्लिक को मारो और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ करना है उसके लिए उन्हीं ने। दूसरी तरफ ये भी है कि इजराइल के अंदर भी डिवीजन नजर आता है और अमेरिका के अंदर भी डिवीजन नजर आता है। नेतन्याहू ये भी तय बात है कि जरूर बदला लेंगे और बहुत मैसिव स्ट्राइक की वो लगता है तैयारी कर रहे हैं, जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही है, बल्कि वो खुद भी कह रहे हैं। तो यूएस के अंदर डिवीजन इस तरह से आता है नजर कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खास तौर से जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके बहुत से ऑफिशियल्स प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि बैलेंस होना चाहिए, अरब पैलेस्टीन इंटरनेशनल लॉ का बहुत वायलेशन होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो नहीं होनी चाहिए, यानी सिविलियन शहरी लोगों की डेथ नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का बहुत लॉस हो रहा है जिसकी वजह से ये इनके ऊपर बहुत से केसेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल सकते हैं, जेनोसाइड की तरफ जाता है। उनका कहना यह है कि इससे उनके अरब एलाइज को, जो हम लोग पहले से बात कर रहे हैं, उनके ऊपर असर पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका को थोड़ा, जब से इस तरह की एडवाइजर, पहले तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो थे अमेरिका के, वो पूरे तरीके से इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया। इस वो भी सिर्फ स्टेटमेंट में है। डिफेंस सप्लाई वगैरह सब कुछ जारी है, इकोनॉमिक एड जारी है, बॉम्बिंग से उन्हें कोई एतराज नहीं है। वह बार बार इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जूइश कम्युनिटी जो है, जो डायस्पोरा में, यानी जो अमेरिका और यूरोप में, खासतौर से अमेरिका में है, उसमें एक बड़ा डिवीजन आता है। उनको लगता है कि इसराइल जो है वो ईरान और हमास हिजबुल्लाह, ये जो गेम है इनके, उसमें फंस गया और इससे निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल। एक तरफ तो उसकी जो मॉरल स्टैंडिंग थी इंटरनेशनल कम्युनिटी में,
वो बहुत डैमेज हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये है कि वॉर लंबी खींच सकती है, और लंबी वॉर अगर चलती है, इज़राइल को तो वही पसंद है 6 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन की वॉर हो, जिसमें वो मैक्सिमम सब डैमेज करके बैठ जाए, उसके ऊपर कोई अटैक न करने पाए। मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह भी लगातार टारगेट कर रहा है इजरायली, उसके ऊपर ईरान ने भी जो 200 के करीब मिसाइल्स इजराइल में दागे थे या डाले थे, वहां पे पहुंचे थे, उससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है। और दूसरी तरफ ये भी है कि अब जो रिपोर्ट आ रही है कि उनके जो एयर बेस था एक, उसके ऊपर अटैक हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें कुछ जो F-16 F-35 फाइटर बॉम्बर थे वो डैमेज हुए। कितने डैमेज हुए, क्या हुआ, उसके पता नहीं। इसराइल ने इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं की है, और ईरान का कहना यह है कि उसने 2 और मिलिट्री टारगेट पे अटैक किया है इनके, जो पहुंच गए थे मिसाइल। दूसरी बात यह भी है कि ईरान इतने ज्यादा ड्रोन्स भेजता है या मिसाइल्स भेजता है, उनको गिराने में आयरन डोम की कॉस्ट बहुत आती है। एक जो प्रोजेक्टाइल होता है या मिसाइल होता है, उसको गिराने में इनको 2 रॉकेट अपने 2 शेल्स दागने पड़ते हैं। उसके एक की कॉस्ट जो आती है, उनके एक शेल की कॉस्ट जो होती है उसके गिराने के लिए, वो $50,000 यानी 1 लाख खर्च होता है। 200 में आप जोड़ लीजिए कितने लाख डॉलर हो गए। और फिर उसके बाद अगर डेविड स्लिंग का यूज होता है तो वो इससे महंगी है। उसके बाद एक और है इनकी एरो 2 एरो थ्रे का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत लॉन्ग रेंज है। डेविड स्लिंग मीडियम रेंज है, और ये जो है आयरन डोम की जो है ये शॉर्ट रेंज है। इस तरह से इनके 3 लेयर है सिक्योरिटी के, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। इनका मानना ये है कि वहां पे कोई अंदर नहीं आ सकता, लेकिन उसके बावजूद ईरान और हिजबुल्लाह इनको लगातार टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी कोशिश ईरानियों की, हिजबुल्लाह की होती कि आयरन डोम ही को ये टारगेट कर देते। उसके टारगेट करने का इन्होंने तरीका ये निकाला है कि आयरन डोम के पास जो उसके राडार्स वगैरह होते हैं, कम्युनिकेशन सेटअप होते हैं जिनसे ही चलता है, उसको पहले उड़ाते हैं, फिर आयरन डोम को अटैक करते हैं। हिजबुल्लाह लगातार इस तरह की कोशिशें कर, तो हालांकि इसके चलते हुए इसराइल जबरदस्त प्रोपेगेंडा आयरन डोम का कर रहा है तमाम दुनिया भर के मीडिया में कि आयरन डोम कितना सक्सेसफुल है। उसको लग रहा है कि ये आयरन डोम के अगर रिपुटेशन बिगड़ेगी तो उसके आयरन डोम का जो मार्केट है उस पर असर पड़ेगा। बहरहाल ये तो है। इसलिए ये एक जो जूइश लॉबी है वो ये कहती है कि ये, लेकिन ये नहीं कहती अल्टरनेटिव क्या है, अभी तक उसके बात नहीं। इनके बहुत से टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट जो हैं, उन्हीं ने भी इस तरह का ऐलान किया है, बातें की, और वहीं वेस्टर्न मीडिया के ऊपर अपने इंटरव्यूज में कहा है, और ब्लेम किया है नेतन्याहू को सब चीजों के, उनकी लीडरशिप के लिए। देखिए, एक तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि जो अमेरिका का मेन प्लान था वो खतरे में आ गया। अमेरिका चाहता था अपनी फोर्सेस को, जो उसने वहां पे लगा रखी हैं अरब देश में, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इन जगहों पे, वहां से विड्रॉ करके उनको वो उसकी कोशिश थी कि उनको इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना के खिलाफ, यानी ताइवान और साउथ चाइना सी इस एरिया में डिप्लॉय करनी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो वहां से विड्रॉ करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं हो रहा है, बल्कि उनको 43,000 और ट्रुप्स अभी भी लगाने पड़े हैं। बहुत से फाइटर बॉम्बर 5th जनरेशन 6th जनरेशन के डिप्लॉय किए हैं। और फिर उसके अलावा ये भी है कि न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, मिसाइल्स डिप्लॉय किए गए हैं वहाँ के ऊपर। उसके अलावा जो है 2 बड़े जो है उनके वॉरशिप्स वहाँ पे आ गए हैं, यानी जंगी बेड़े कहिए, जिसके अंदर एक शिप के साथ साथ बड़ा मैसिव होता है, उसके साथ साथ बहुत से और अटैक शिप्स होते हैं जो चारों तरफ उसके होते हैं, जिससे अटैक किया जाता है। ये वॉरशिप जो होते हैं ये बेसिकली फ्लोटिंग बेस होता है, जिसके अंदर बड़ी संख्या में पायलट्स और उनके प्लेन्स होते हैं वहीं, और रनवे होता है जहाँ से ये टेक ऑफ करती है, या बॉम्बर्स का जो जाके अटैक करते हैं। तो वो उल्टा डिप्लॉय करना पड़ रहा है। उनका प्लान ये था कि अरब के साथ वो चाह रहे थे कि इसराइल की संधि करा दें,
और अब्राहम अकॉर्ड के अंदर यूएई और बहरीन ने तो ज्वाइन कर लिया था, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया ने भी कहा था कि हम ज्वाइन करेंगे और इस तरह का इंप्रेशन दिया था, मगर अब सऊदी अरेबिया ने साफ इनकार कर दिया ज्वाइन करने का। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम तब तक नहीं ज्वाइन करेंगे जब तक कि फिलिस्तीन का गठन नहीं होगा, यहाँ तक कि जितने भी वहाँ पे ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं जिस पे कब्जा कर रखा है इसराइल ने अरबों की, वो सारी जमीन को खाली नहीं, यानी सऊदी अरेबिया बिल्कुल अपने को, अब्राहम अकॉर्ड तो बहुत दूर की बात है, वैसा हो गया। और जिन लोगों ने साइन किए हैं अब्राहम अकॉर्ड, उन्हीं ने भी अपने सफीर या एम्बेसडर जो है वहां से वापस बुला लिए और इस समय उनके भी रिश्ते बहुत कम हो गए। तो इनका प्लान ये था अमेरिकन को कि ये विड्रॉ करेंगे अमेरिकन ट्रूप्स, इसराइल उनको सिक्योरिटी, अब्राहम अकॉर्ड साइन करेंगे अरब, सऊदी अरेबिया एक बार कर देगा तो फिर सारे अरब देश और नॉन अरब देश धीरे धीरे सब इसराइल को रिकॉग्नाइज कर देंगे बगैर पैलेस्टाइन के गठन के। तो वो नहीं, बल्कि उसके बरक्स हो गया है। दूसरी बात ये भी है वहां के ऊपर कि और क्यों इजरायली ट्रूप्स आएंगे, यानी जो अमेरिका उनको पहले अरब देशों को प्रोटेक्शन देता था, अरब के पास फाइटिंग फोर्स नहीं, उनके पास इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस उनका बहुत स्ट्रांग है, इंटेलिजेंस भी और अदरवाइज भी, यानी पैरामिलिट्री और पुलिस एपरेटस, और मगर उनका जो सेना है वो कमजोर है, उन्हें जान के कमजोर रखी थी, क्योंकि अरब नेशनलिज्म का दौर 60s-70s में चल रहा था, जहाँ लगातार हर साल कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन आ जाता था, नेशनलिस्ट पावर में आ जाते थे। पहले इजिप्ट में आए, फिर इजिप्ट, इराक, सीरिया, लीबिया, अल्जीरिया और बहुत सी जगहों पे। तो सऊदी अरेबिया वगैरह को डर लगता था, ये छोटे देश हैं, ये सेना बनाएंगे तो ये वो स्वयं कब्जा कर सकते हैं उनकी सत्ता पे, इसलिए उन्हीं ने अपनी सिक्योरिटी जो है वो किराए पे अमेरिकन को दे दी थी, उसके बदले में इनको तेल देता था। लेकिन यह है कि अब वो ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी लैप्स कर गया और नया डिफेंस पैक्ट जो अमेरिका इसराइल से के साथ करना चाहता है, सीरिया नया डिफेंस पैक्ट जो अमेरिका जो है सऊदी अरेबिया के साथ करना चाहता है, सऊदी अरेबिया अभी तक उस पर साइन नहीं किया और रेसिस्ट करता हुआ नजर आता है। मगर साथ में ये भी है कि ये जितने भी देश हैं ये आप ईरान को से एक थ्रेट महसूस करते हैं। उसकी कई वजहें हम काफी बात कर चुके हैं। एक तो ये कि अरब पर्शियन राइवलरी, शिया सुन्नी राइवलरी, और फिर दूसरे ये कि ईरान बहुत शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज हो गया है, मिलिट्री पावर बन गया है, एक बड़ी पावर के रूप में उस पूरे क्षेत्र में इमर्ज कर गया है। और इसके यही नहीं बल्कि ईरान जो है वो मिलिट्रीली जो स्ट्रांग हुआ है, उसका इन्फ्लुएंस भी अरब देशों में बढ़ता हुआ नजर आता है। और मैं जो अरब देश हैं खाड़ी के खास तौर से या दूसरे, वो नहीं चाहते कि ईरान का इन्फ्लुएंस अरब देश में पड़े। यही कारण था कि उनको पूरी उम्मीद थी अमेरिकन को कि ईरान के थ्रेट को एग्जैजरेट करके, और एक समय में जो थे अरब चाहते भी थे कि अमेरिकन इसराइल के ऊपर अटैक करे, इसराइल भी से भी उम्मीदें थी कि शायद इसराइल अटैक करेगा, मगर ऐसा नहीं। अब्राहम अकॉर्ड को में उनको ज्वाइन करने का एक पर्पस ये था, वो खत्म हो गया है। अब यही नहीं हुआ बल्कि सऊदी अरेबिया ने ईरान से अपने रिश्ते भी दोबारा से कायम कर, और दूसरी तरफ ये है कि इन सब को रोकने के लिए हमास ने जो अक्टूबर 7 का अटैक किया था वो इसी के लिए कि अरब जो है अब्राहम अकॉर्ड को साइन न करें, वरना मसला जो फिलिस्तीन का मसला है, जो फिलिस्तीन का इशू है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल बना लेगा, इन लोगों को बाहर निकाल देगा फिलिस्तीन, जिसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, यानी गाजा के लोगों को इजिप्ट में ढकेल दो और वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम से निकाल के इन लोगों को जॉर्डन में डाल दो। जॉर्डन और इजिप्ट दोनों बड़े घने मित्र हैं, उसके बदले में इन दोनों को इकोनॉमिक सपोर्ट दे दो, कुछ मिलिट्री सपोर्ट भी दे अमेरिका उसको, क्योंकि इसराइल अमेरिका के इस प्लान के ऊपर अमल कर रहा है। इसराइल जो है अमेरिका के जो हित होते हैं उनको आगे बढ़ाता है, इसलिए अमेरिका उसको पूरी
सपोर्ट भी देता है, बल्कि यही नहीं, बल्कि उसने वो दूसरी तरफ देखता है कि ठीक है, तुम अगर बना रहे हो ग्रेटर इसराइल तो तुम बना लो। स्टेटमेंट ज़रूर देते हैं उसके खिलाफ, टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता है अमेरिका, लेकिन कभी उस पे ज़ोर नहीं देता कि इजराइल पे। हालाँकि इजराइल जो है अभी भी अमेरिका पे पूरी तरीके से निर्भर है, हर तरह से, डिप्लोमेटिक हो, यूनाइटेड नेशन में इसकी सपोर्ट हो, या इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट, या टेक्नोलॉजी जो उसके पास आती है उसके लिए, या वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप करता है उसके लिए भी एक बड़ी फंडिंग अमेरिकन देते हैं। जॉइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन हर तरह का इसराइल के साथ करते हैं। इसराइल जितना जी चाहे अपना एक्सपोर्ट भी अमेरिका और पश्चिमी देशों में कर सकते। तो अक्टूबर 7 का 7 अक्टूबर का जो हमास ने अटैक किया था, उसने पूरा इजरायली अमेरिकन प्लान को हाईजैक कर दिया। हालांकि उसके अंदर 1200 लोगों की मृत्यु हुई, जिसके लिए सारी दुनिया ने इसका खंडन किया है, भारत ने भी उसको खंडन किया है। अफसोसनाक वाकया। और 250 के करीब बंदी भी बना दी, मगर उसके बदले में जो इसराइल ने हमने जो गाजा पे अटैक किया है, उसमें तो 41,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। उनके रिहायशी एरिया जो है 90-95% सब ध्वस्त हो गए हैं, और तकरीबन 90-95% जो है वो सब रिफ्यूजी बन गए हैं, कैंप्स में पड़े हुए हैं। पानी बरस रहा था, बहुत बुरी कंडीशन में है, उनके खाने पीने, दवाएं, हर तरह, पानी तक की कमी है वहाँ के, और बीमारियां भी फैल रही हैं। और जिसको कि यूनाइटेड जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहना यह है कि इसराइल को चाहिए कि जेनोसाइड को रोके, ऑलमोस्ट जेनोसाइड। यही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ वारंट भी इशू कर दिया, उनके डिफेंस मिनिस्टर के भी खिलाफ वारंट है, और यही नहीं बल्कि हमास के भी 2-3 बड़े लीडरों के खिलाफ उन्होंने वारंट इशू किया। इसराइल को इसकी कोई फिक्र नहीं। अब यह है कि एक बड़े युद्ध की तैयारी है इसराइल की तरफ से। इसराइल बदला जरूर लेगा, लेकिन यह है कि अमेरिकन और जो है जूइश कम्युनिटी इसराइल में, वो थोड़ा कॉशियस बात कर रही है। कुछ लोगों को ये भी डर लगता है कि कहीं ये युद्ध शुरू हुआ तो साल तक न चल जाए। ईरान को की कैपेसिटी जरूर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को ध्वस्त कर दें, उनके बड़ी संख्या में उनके लोगों को मार दें, लेकिन ऐसा करने से या लेबनान के अंदर जो लोग मर रहे हैं उससे इसराइल की जो छवि है लगातार बिगड़ती चली जा रही है, और पश्चिमी देशों में भी लगातार डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। अगर ईरान के साथ ऐसा किया तो मैं समझता हूँ कि और बड़े प्रॉब्लम में इसराइल आ जाएगा। ये समस्या इसराइल के सामने है। अरबों के रिएक्शन हम जानते हैं क्या हुआ है। वो इस जंग में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो न्यूट्रल है, वो किसी के साथ नहीं, न इसराइल के ना अरब के साथ है। इसके मतलब ये है कि फिलिस्तीन का भी वो साथ देने पे तैयार नजर नहीं आते, ईरान से वो खुश नहीं। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे आपसे अपील है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। देखने वालों की संख्या अभी भी काफी कम है।